तो आज हमारे बीच आ रहे हैं आरजे आमिर, जिनको लोग बतौर आरजे बेहतर जानते हैं। और उन्होंने यूपी में अच्छा खासा कार्यकाल रेडियो जॉकी के तौर पे और फिर बाद में प्रोग्रामिंग हेड के तौर पे बिताया है। और आज हम उनका एक अलग डायमेंशन एक्सप्लोर कर रहे हैं एमओपीएफ टीवी के तहत, जहाँ पे हम उनका एक अलग टैलेंट, जो एक अलग एक्सप्रेशन है उनका, और वो इंग्लिश में लिखते हैं, वो उर्दू में लिखते हैं, वो हिंदी में लिखते हैं। तो आज हम छोटी सी चिट चैट करेंगे और थोड़ा सा और जानकारी लेना चाहेंगे इनकी जर्नी के बारे में। तो आमिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमओपीएफ टीवी के चैनल पे। थैंक यू सो मच आशीष भाई। राइटिंग का सिलसिला पहले बताता हूँ, क्योंकि राइटिंग का सिलसिला तो बचपन से चल रहा है, तो कुछ ना कुछ लिखते रहते थे बचपन से ही। तो वो शौक ही था एक तरह से। बाकी रेडियो जॉकिंग का सिलसिला तो प्लेज व्लेज में थोड़ा इंटरेस्ट था, हालांकि बहुत ज्यादा प्लेज नहीं करे, एक ही आधे प्लेज करे थे। फिर मीडियम में आना चाहते थे, खास कोई फोकस नहीं था कि ये करना है या वो करना है। हम दिल्ली में रह रहे थे, दिल्ली में बेसिकली कॉल सेंटर में काम कर रहे थे। तो एक दोस्त ने बताया कि यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो में एफएम के लिए जो है एफएम रेनबो जिससे कहते हैं, उसके लिए वैकेंसी निकली हुई है। मतलब वैकेंसी क्या, वो कैजुअल अनाउंसर्स रख रहे थे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं। तो उसके लिए हमने अप्लाई किया, ऑडिशन दिया, हो गया। उसके पहले एक ऑडिशन फेल कर चुके थे, क्योंकि हिंदी, मतलब ये थोड़ी शर्मिंदगी की बात है, रहते हिंदुस्तान में ही है, लेकिन एजुकेशन की वजह से हिंदी पे पकड़ बहुत सॉलिड नहीं थी। क्योंकि हिंदी जो थी वो, जो सकील हिंदी जिसे बोलते हैं, क्लिष्ट हिंदी, उस पर पकड़ नहीं थी। तो पहली बार जब ऑडिशन दिया था तो वो ड्रामा के लिए दिया था, ऑल इंडिया रेडियो। और वो ड्रामा या बाय चांस जो ऑडिशन था वो एक बहुत ही लिटरेरी ड्रामा का था, तो उसमें जो लैंग्वेज यूज हुई थी वो बहुत ही सॉलिड थी। और उसमें साहित्यिक अटक ज्यादा अटक के, रही। तो उसमें हम अटक अटक के बोल रहे थे, तो इसलिए निकाल दिए गए थे कि कहा गया था कि आवाज अच्छी है लेकिन तुम जबान पे पकड़ नहीं है, तो फायदा नहीं है। लेकिन उसके 2 साल के बाद जब एफएम रेनबो के लिए ऑडिशन दिया, तो खैर उसमें ऐसा कुछ दिया नहीं। हालांकि उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए जरूर थे हिंदी के पढ़ने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे, पता नहीं अभी भी करते होंगे ऐसा, एक लिस्ट दी जाती थी हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के वर्ड्स, जो या तो रोमन में लिखे होते थे या हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट है उसमें लिखे होते। तो वो ऑडिशन दिया, उसमें हो गया, फिर ऑल इंडिया रेडियो में करने लगे। फिर एक दोस्त हमको लेकर रेडियो सिटी पहुंच गए, वो खुद अप्लाई करना चाह रहे थे, हमको भी लेकर पहुंच गए वहाँ। जो प्रोग्रामिंग हेड था उसने बोला कि तुम्हारी आवाज अच्छी है तो तुम अपना क्यों नहीं ऑडिशन देते। तो फिर हम लोग भाग कर गए, ऑल इंडिया रेडियो वापस गए, और एक वॉकमैन पे हमने अपना डेमो रिकॉर्ड किया और कैसेट सबमिट किया। सबमिट करके भूल गए, क्योंकि उसके बाद कोई कॉल वॉल तो आया नहीं। तकरीबन 3 महीने के बाद स्टेशन हेड का कॉल आता है, वो भी 1 जनवरी को। 31 दिसंबर को हम लोगों ने पार्टी करी थी, और 1 जनवरी को सुबह सुबह उनका फोन आया। सो रहे थे पड़े, खैर फिर उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है एंड यू विल बी गेटिंग अ कॉल। फिर वो कॉल आए ही नहीं 8 महीने। हम भी भूल गए, 1-2 महीने के बाद कॉल आना था। फिर फाइनली अगस्त में जाकर कॉल आया, जुलाई एंड में कॉल आया कि प्लीज कम एंड साइन द पेपर्स इफ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड। गए, हो गया, रेडियो सिटी में फिर ज्वाइन किया। रेडियो सिटी में रहे तकरीबन 4 साल। फिर वहां से फिर 1 साल छोड़ दिया हमने। फिर उसके बाद फिर हमने रेड एफएम ज्वाइन किया एज प्रोग्रामिंग हेड कानपुर में। फिर वापस लखनऊ आ गए, फिर लखनऊ में क्लस्टर हेड बन गए और शोज फिर से वापस करने लगे। फिर हमने बिग एफएम ज्वाइन कर लिया एज यूपी हेड।
और वहां पर भी शोज करते थे। जब लखनऊ स्टेशन लॉन्च हुआ तो फिर हमने शोज करना वापस शुरू कर दिया। सो इन ऑल 2002 से लेकर 2018 तक की तो मुसलसल रेडियो में थे। पिछले 1.5 साल से इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन एसोसिएटेड है, उससे रिलेटेड चीजें होती रहती हैं, करते रहते नहीं, हैं। सो मुझे इट्स बीन याद लाइक है 19। मुझे याद है कि उस समय एफएम का मतलब एक जो धीमे धीमे एक ऑरा क्रिएट हुआ था लखनऊ शहर में। तो एक एक एफएम रेडियो में एक रेडियो कल्चर डेवलप हुआ, मुझे लगता है कि रेडियो सिटी से। और उस समय के मैं कहूँगा स्टार आरजे के तौर पे हम आरजे आमिर को जानते हैं और पूरा शहर जानता है। और उस वक्त की बात अलग थी हाँ। आशीष भाई। उस वक्त की बात ये अलग थी कि उस वक्त अके शहर में इकलौता रेडियो था। इवन मुंबई में भी जब शुरू में रेडियो आया है और 3-4 नए रेडियो स्टेशन खुले हैं, 3-4 स्टेशन खुले थे जो पहले पहले एकदम शुरू में खुले थे। जी जी। तो वो जो जॉक्स हैं, उस टाइम के जो जॉक्स हैं, और वैसे ही लखनऊ में था कि जो पहले रेडियो स्टेशन के जॉक्स हैं, जो इनिशियल डेज के हैं, उनका स्टेटस अपने आप ही बहुत ही बुलंद था। हम्म। यू नो दैट बिकॉज इट वाज यूनिक एंड इट वाज, और इतने सारे थे नहीं। अभी तो क्या है कि यू कैन नॉट इवन रिमेम्बर द नेम ऑफ ऑल द जॉक्स हु आर देयर। उस जमाने में इतने होते भी नहीं थे। तो रेडियो सिटी में भी हम लोग 5 लोग थे और पांचों के अपने डेडिकेटेड शोज थे। फिर उस जमाने में एक बड़ा फायदा था, सॉरी मैं बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ, लंबा हम्म। खींच रहा हूँ, लेकिन उस जमाने में बड़ा फायदा ये था कि शोज जो होते थे और जो जॉक की पर्सनालिटी होती थी वो कंप्लीटली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे। मतलब कहीं ना कहीं शोज का एक जाहिर है कि मॉर्निंग शो का एक डिसाइडेड है कि मॉर्निंग शो ऐसी पर्सनालिटी होगी, आफ्टरनून शो ऐसी पर्सनालिटी होगी, ये होता था। तो जॉक्स उनमें फिट किए जाते थे, लेकिन ये नहीं होता था कि 100% शो के हिसाब से, मतलब शो की पर्सनालिटी पे जॉक को फिट कराया जाता था, ऐसा भी नहीं होता। तो अगर कोई मॉर्निंग शो करता था, जैसे लखनऊ में वीरा करती थी, तो वो मॉर्निंग शो के हिसाब से एप्ट थी, लेकिन जो उनकी पर्सनालिटी थी वो शो उसको भी रिफ्लेक्ट करता था। जैसे टेलीविजन में होता है कि जो बड़े अच्छे एंकर्स होते हैं, वो डेफिनेटली। उनके शो का एक पैटर्न होता है, लेकिन शो और जॉक या शो और होस्ट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यस यस। सो दैट वाज बिल्कुल। वेरी एनरिचिंग एट दैट टाइम। उस वक्त कोई कॉर्पोरेट इंटरफेरेंस तो होता नहीं था, कोई नेशनल टीम बैठकर आपको उंगली नहीं करती थी कि आपको ये ही बोलना है या हम्म। ये आपको कंटेंट उठाना है। तो उस वक्त कंटेंट आपके पास फ्रीडम होती थी दैट यू डू व्हाट कंटेंट यू वांट टू डू, बट इट शुड बी रिफ्लेक्टिव ऑफ योर शोज ओवरऑल पर्सोना। तो उस वक्त फ्रीडम बहुत थी। उस वक्त हम लोगों के पास अपना एक क्या कहते हैं, अ, अपनी पर्सनालिटी को निखारने का और अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरह से यूज करने का, प्लस उस जमाने में लखनऊ के लिए मैं खैर कहूंगा कि लखनऊ में जितने भी जॉक्स थे रेडियो सिटी पर जब शुरू हुआ है, रेडियो सिटी लखनऊ में, तो सबकी जबानें, वो इंग्लिश बोलते थे तो लगता था कि इंग्लिश बोल रहे हैं, वो हिंदी बोलते थे तो लगता था कि हिंदी बोल रहे हैं। वो ऐसा नहीं था कि आप फल को फल बोल रहे हैं और फूल को फूल बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ हम्म। लखनऊ में इस चीज का बड़ा पहले ध्यान दिया जाता था। पिछले 10 सालों में तो खैर ये सब खत्म हो गया है, 10-12 सालों में, लेकिन ये हम 20 साल पहले की बात करें, ऑलमोस्ट 15 17 18 ईयर्स बैक हम टॉकिंग। हाँ। तो उस टाइम पे बहुत फोकस होता था जबान पे। तो जब मैं ऑडिशन के लिए देने गया था, रेडियो सिटी में भी ऑडिशन देने गया था, इसके बावजूद कि मैं 2 साल से ऑल इंडिया रेडियो पर ऑन एंड ऑफ शोज कर रहा था, उसके बावजूद उन्होंने, और मेरा ऑडिशन डेमो टेप वो सब होने के बावजूद, उन्होंने जब अपना ऑडिशन लिया तो उन्होंने एक करीब 30-40 वर्ड्स इंग्लिश के और फिर वही हिंदी के और उर्दू के उन्होंने लिख कर दिए और कहा कि इसको पढ़ के सुनाओ। हम्म। ये ऐसा नहीं था कि आप, मतलब आपकी जबान पे कोई पकड़ नहीं और वो आपको हायर कर लेते। सो आपके डेफिनेटली। इंटेलेक्ट के साथ आपकी जबान भी देखते थे। बाद में ये सब कॉम्प्रोमाइज होता चला गया। बाद में होने लगा कि यार ठीक है, बोल लेता है, मिमिक्री कर लेता है, गाना गा लेता है, ले लो, जबान कैसी हो चलेगा, कंटेंट बहुत अच्छा नहीं हो चलेगा। ये सब जो बाद में ये सारा जो सोशल मीडिया वाला स्ट्रक्चर आ गया ना,
कि आपके पास दिखाने को बहुत कुछ है, भले ही कंटेंट कुछ ना हो, बैकग्राउंड कुछ ना हो, बट लेकिन इट विल वर्क। सो वो कॉम्प्रोमाइज होने लगा बात करिए। तो इसलिए उस वक्त का जो स्टारडम था वो बाद में कभी हासिल नहीं हुआ किसी भी जॉब को, मेरे ख्याल से। हाँ, इनफैक्ट उस वक्त जनरली हम लोग वॉइसेस से ये भी अंदाजा नहीं लगा पाते थे कि वो दिखते कैसे हैं। मतलब इतनी हाँ, उनकी आइडेंटिटी हिडन रहती थी कि हो सकता है वो मेरे बगल से कंसील रह निकल गया जाती और मुझे पता नहीं है। बट बाद में धीमे-धीमे है। वो सब एकदम सेलिब्रिटी स्टेटस में आ गई चीज़ें और उनका एक विजुअल अपीयरेंस भी हो गया। बट वो कहीं भी न कहीं बहुत ये फायदेमंद था। हाँ, ये एक मार्केट का मेरे ख्याल से एक रिक्वायरमेंट होती है शायद जो जिसकी वजह से ये कन्वर्जन आया होगा। लेकिन बाकी वो बहुत फायदेमंद था। वो जो मिस्टीरियसनेस थी ना, कि हुँ, आदमी दिखता कैसे, आदमी मतलब लोग नॉर्मली लोगों को नहीं मालूम, तो वो अपने दिमाग में आवाज के हिसाब से या जो जिस तरह से सोचता था ना, उस तरह से अपनी एक इमेज क्रिएट कर लेता। हुँ। किसी को मैं अपने ही बारे में बता रहा हूँ, किसी को उस जमाने में तो मैं खैर जिसे बोलते हैं एक भाषा में लौंडा था। ना लड़का था, क्योंकि बहुत पहले की 17-18 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो लेकिन उस वक्त मेरी आवाज से किसी को लगता था कि मैं 40-45 साल का हूँ, किसी को लगता था कि मैं बहुत लहीम शहीम सा होऊंगा, किसी को कैसे हुँ, लगता था, किसी को कैसे लगता था, तो वो अपना अपना एक दिमाग में डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से सेट कर लेते थे। बाद में जब निकल के आया तो अभी तो फिर भी ठीक है, उस जमाने में दुबला पतला हुआ करता था, बाद में जब विजिबल हो गए ज्यादा, तो लोग बोलते थे, अरे हम तो सोचते थे कि आप बड़े लंबे चौड़े हट्टे कट्टे से होंगे, आप तो दुबले पतले से छोटे से। तो वो कहीं डेफिनिटली। ना कहीं वो भी एक मिस्ट्री जो थी, वो आपकी पर्सोना को और हाइप अप करती थी, वो ज्यादा एक पुश देती थी। तो जो आपकी राइटिंग पे हम आते हैं, जो आपने राइटिंग की तो उसमें क्योंकि कहीं न कहीं इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन आल्सो जहाँ पे आप लोग को इनिशियली काफ़ी क्रिएटिव लिवरेज था कि आप खुद क्रिएट करते थे कंटेंट। तो इसकी वजह से भी उसने काफ़ी हेल्प किया आपको राइटिंग को और निखारने में और सँवारने में? हाँ, उसमें फायदा तो बहुत सारा हुआ है, क्योंकि हूँ एक ए क्लास सिटीज में आता था रेडियो के हिसाब से भी, लेकिन टीम बहुत बड़ी नहीं होती थी। तो जैसे प्रोग्रामिंग में 7 लोग थे उस टाइम पे, जिसमें साउंड इंजीनियर भी इंक्लूडेड था। तो उसमें से 5 लोग तो जॉब थे। उस जमाने में मल्टीटास्किंग बहुत सारी चलती। मल्टीटास्किंग की वजह से क्या होता था कि हमारा लिखने की आदत थी, लिखने का शौक था, उसकी वजह से हमें बहुत सारा बेनिफिट हुआ रेडियो में, स्क्रिप्ट राइटिंग में, जो खास तौर से एड्स वैड्स के लिए करते थे, या अपने शो के लिए भी कंटेंट जो लेते थे। हुँ, उसमें हालांकि हम कंटेंट लिखते नहीं थे, हम लोग, कुछ लोगों की आदत थी कि वो सारी चीजें लिखते थे, मतलब वर्ड टू वर्ड लिखते थे। और मेरी आदत वर्ड टू वर्ड लिखना नहीं है, मैं सिर्फ पॉइंटर्स या वर्ड्स लिख लेता हूँ। जैसे 5 वर्ड्स लिख लिए जिनके बारे में बात करनी है, हुँ, तो एज अ रिमाइंडर फॉर एग्जाम्पल कि इस लिंक में अगर जरूरत हुई तो वो 4-5 वर्ड्स लिख लिए, नहीं तो वो भी नहीं लिखते, हम इम्प्रॉम्प्टू बोलते थे, क्योंकि मुझे वो ज्यादा कंफर्टेबल लगता था। वो डिपेंड करता है आपकी। शुरू में तो खैर स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती थी वहां पर भी, तो दोनों चीजों ने आपस में एक दूसरे को बड़ा हेल्प किया। ओके। सो हम इस पे भी आते हैं जैसे कि एक तरह से कह लीजिए कि इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन का भी बहुत सा हेल्प मिली या होगी आपको जो कि डेवलप करने में और कहीं ना कहीं जब आप कोई पोइट्री या कोई गजल या कोई नज्म पेश करते हैं लोगों के सामने तो उसमें मॉड्यूलेशन उसमें मेरे ख्याल से बहुत अहम रोल प्ले करता है उसके इम्पैक्ट पे तो बीइंग अ रेडियो जॉकी हाउ डू यू फाइंड इट See, modulation is obviously the most important, one of the most important factors, अगर आवाज की बात करें तो। मेरा मॉड्यूलेशन पहले तो बड़ा था, I'll be very honest with it। तो उसमें सागर ने बड़ी हेल्प करी। ही हेल्प मी आइडेंटिफाइंग कहाँ कहाँ पर लैग कर रहा है, क्योंकि मॉड्यूलेशन
जो होता है उसको कई बार आप जब नॉर्मली बातचीत करते हैं ना लोगों से, तो आप उतना ध्यान नहीं देते। और जब तक कि आपने बहुत प्रोएक्टिवली उस चीज को लेकर बहुत कॉन्शियसली नहीं सोचा हो, तब तक कि आप मॉड्यूलेशन पे नॉर्मल बातचीत में आप कभी ध्यान नहीं देते। सो ऑब्वियसली मॉड्यूलेशन पे मैंने भी बहुत ध्यान नहीं दिया था, तो फिर उसकी सागर ने प्रैक्टिस कराई थी काफी सारी। और सागर हमारा साउंड इंजीनियर हुआ करते थे, अभी वो मुंबई में ही है। सो बहरहाल उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस कराई थी। वो अक्सर बोलते थे कि हमारे यार वो मॉड्यूलेशन थोड़ा फ्लैट जा रहा है, सो यू नीड अ लिटिल मोर अप एंड डाउन, यू नीड अ लिटिल मोर स्ट्रेस ऑन वर्ड्स एंड दिस एंड दैट। तो वो आया, हालांकि वो कितना अच्छा है कितना बेहतर है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ पहले से काफी बेहतर हुआ, दैट इज। बट मॉड्यूलेशन एक ऐसी चीज है, जो कोई रेडियो में आना चाह रहा है वो बेहतर ये होगा कि पहले से उसको प्रैक्टिस करने लग जाए, बिकॉज दैट रियली क्रिएट्स द डिफरेंस इन योर स्पोकन, वट एवर, पोइट्री हो या कुछ भी हो। आई मीन सिर्फ पोइट्री हाँ, नहीं, डेफिनेटली कुछ भी बोलते हैं तो उसमें वो उसका इम्पैक्ट अलग सा क्रिएट है। डेफिनेटली वो एक एक्सप्रेशन क्रिएट होता है जो बिलीवेबल हो जाता है एक लिसनर के लिए, आई गेस, जो जो अपना इम्पैक्ट छोड़ता है। और कई बार क्या होता है कि पोइट्री वोइट्री के सीन क्या होता है कि फीलिंग की बड़ी बात होती है। अगर उस वक्त आपका मूड उस पोइट्री के साथ जेल नहीं कर रहा है, तो वो भी बड़ा दिक्कत होती है। हालांकि कुछ लोग एट कमांड सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने मूड के हिसाब से फ्लो करता हूँ। लेकिन वो एक प्रोफेशनल सेटिंग में आसान होता है मोस्टली। सो ऐसे राह चलते कोई आपसे बोल दे कि पोइट्री सुना दो, मतलब कोई गजल सुना दो, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि you're not there, you're not in that frame of mind at all. हाँ, जब आप डेफिनेटली। शो करते हैं या स्टूडियो में होते हैं, then you know the tricks how to get into that frame of mind very quickly, actually 2-4 मिनट में। तो आपने काफी एक जो बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, वो मुझे लगता है कि आपने रेडियो जॉकिंग पे जो बहुत सा लिटरेचर डेवलप किया, और जो कि बुक के फॉर्म में लोगों के बीच में है, और नई जनरेशन के लिए एक तरह से एक सपोर्ट सिस्टम है कि इंडियन कंटेक्स्ट में रेडियो सेक्टर के लिए। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले हाँ, ये बुक की शुरुआत तो बहुत साल पहले हुई थी, एक्चुअली बहुत साल पहले मैंने करी थी, लेकिन वो बहुत ही रैंडमली लिख रहे थे, मतलब कुछ उस पर ज्यादा फोकस नहीं था। फिर 2018 में सेज में नेशनल बुक फेयर में हम गए थे दिल्ली में, तो वहां ऐसे ही बात हुई। हमारे एक दोस्त ने सेज में बात करी कि आप एक किताब लिख रहे हैं, और इस तरह की कोई किताब नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर बात देखी थी तो या तो रेडियो जॉकिंग के ऊपर फोकस थी कि आप रेडियो जॉकी कैसे बन सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से सारे लोगों का फोकस वही होता है कि रेडियो जॉकी कैसे बन सकते हैं। हालांकि रेडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और वैरिड फील्ड है, उसमें और भी तमाम सारी प्रोफाइल्स हैं। तो ज्यादातर जो किताबें थी वो, हालांकि बहुत सारा है भी नहीं, 2 ही 4 किताबें हैं, वो भी रेडियो जॉकिंग पे फोकस थी, या जो रेडियो के बारे में बात करती भी थी। कुछ बड़ी मशहूर किताबें हैं मास कम्युनिकेशन की, उनमें रेडियो के ऊपर एक चैप्टर मोरलेस डेडिकेटेड है जो रेडियो के ऊपर है, लेकिन उसमें फिर वो रेडियो का स्टैटिस्टिकल डेटा और हिस्ट्री और सब कुछ मिलाकर वो उसी एक चैप्टर में मतलब कंटेंट है। तो हम्म। जाहिर है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, वो सरसरी नॉलेज के लिए तो ठीक है, लेकिन आपको उससे कुछ ज्यादा गेन नहीं होता, यू डोंट रियली कम टू नो हाउ इट इज। और कुछ 2-4 जो किताबें हैं वो क्योंकि ऑल इंडिया में रेडियो में रहकर लोगों ने लिखी हैं। हालांकि ऑल इंडिया रेडियो में रहकर लिखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि प्राइवेट रेडियो इंडस्ट्री में जो चीजें होती हैं और जो ऑल इंडिया रेडियो में चीजें होती हैं उनमें फर्क होता है। और डेफिनेटली। काम के तरीके में फर्क होता है, सॉफ्टवेयर अलग यूज होते हैं, और माहौल अलग होता है, सेटअप अलग होता है, बहुत सी चीजें अलग होती हैं। तो उन्होंने जो लिखी वो ऑल इंडिया रेडियो के पर्सपेक्टिव से लिखी, उनका जो एक्सपीरियंस ऑल इंडिया रेडियो में है उसके हिसाब से लिखी। लेकिन ऑल इंडिया रेडियो में का जो पर्सपेक्टिव है वो रेडियो इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री तो प्राइवेट रेडियो इंडस्ट्री क्रिएट करती है ना, वो ऑल इंडिया रेडियो रेडियो इंडस्ट्री नहीं क्रिएट करती।
उस तरह से। तो कमर्शियल इंडस्ट्री नहीं क्रिएट कर। तो बेसिकली फिर हमने किताब लिखना शुरू किया। तो मेरा फोकस ये नहीं था कि मैं रेडियो जॉकिंग के ऊपर लिखूं। तो जो हमने किताब लिखी, फिर सेज ने खैर वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। फिर उन्होंने टाइम दिया, 6-8 महीने में उनको देनी थी, हालांकि फिर मैंने डिले किया। और मैंने उनको फिर फाइनली 2019 में बुक सबमिट करी, और वो प्रिंट होकर नवंबर 2019 में आई। ओके। तो फिर उसमें इंडिया, उसमें कम्युनिकेशन की हिस्ट्री है, जैसे एक चैप्टर है कम्युनिकेशन की हिस्ट्री के ऊपर, पूरी हिस्ट्री के ऊपर। फिर रेडियो की हिस्ट्री के ऊपर है, इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस जो रेडियो था वो कैसे डेवलप हुआ उसके ऊपर उसकी हिस्ट्री है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, उसमें तमाम तरह की जो कमिटीज आई, चंदा कमेटी, ये कमेटी, वो प्रसार भारती, और ये और वो सारा। क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि कोई भी वो किताब पढ़े ना, तो एक दफा पढ़ ले तो एटलीस्ट दैट पर्सन शुड बी एबल टू डिस्कस रेडियो एंड टॉक अबाउट रेडियो कंप्लीटली। ऐसा ना हो कि उसका कोई भी एंगल मिसिंग रह जाए। और बहुत सारा खैर इनपुट सेज की तरफ से भी आया, उन्होंने भी बहुत सारा गाइडेंस दिया कि आप क्या और इसमें डाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर वहां से हम रेडियो स्टेशन पर आए, टेक्नोलॉजी पर आए कि टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुई, क्या टेक्निकल हिस्ट्री जो है और टेक्नोलॉजी क्या है उसके ऊपर। फिर हमने बात करी कि एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन में नॉर्मली सेटअप क्या होता है, किस तरह की चीजें होती हैं, एक रफ आइडिया जो होना चाहिए, जो जनरली होता ही है। मतलब एक जनरल आइडिया, बेसिकली रफ आइडिया नहीं कहेंगे, एक जनरल आइडिया रेडियो स्टेशन के बारे में। फिर प्रोग्राम्स कैसे डिजाइन होते हैं, एक रेडियो स्टेशन मान लीजिए नया सेट हो रहा है, तो क्या क्या जाता है उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग में, प्रोग्राम्स कैसे डिसाइड होते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर कैसे स्टडी करते हैं, और रेटिंग्स कैसे निकालते हैं। मतलब ये सब करते हुए रेडियो जॉकिंग कैसे के लिए आप क्या करते हैं। एक कंप्लीट इंसाइट देता है हमारे इंडियन कंटेक्स्ट को। इसीलिए उसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑन रेडियो। मतलब उसमें कॉम्प्रिहेंसिव जो है उस बुक के टाइटल में इंक्लूडेड है। तो ये बुक बिकॉज कहाँ कहाँ अवेलेबल है? इज इट? ये अमेजोन पे अवेलेबल है, अगर खरीदना चाहें तो अमेजोन पे अवेलेबल है। मेरे ख्याल से जो बड़े बुक सेलर्स हैं उनका भी अवेलेबल है। ओके। तो हम आपके इस क्रिएटिव पे आते हैं, जो आपने मिर्जा गालिब साहब की एक नज्म या गजल पे के का एक एक्सटेंशन क्रिएट किया। तो एक्स, हाँ। तो वो एक्सटेंशन जो है वो व्हाट इंस्पायर्ड यू, इफ आई हैव टू से? तो आप कम से इट कम लाइनों में इज, कैसे आप बयान कर सकते हैं? कम से कम लाइनों में देखिए ऐसा होता है कि टू राइट टू राइट पोएट्री एंड टू अंडरस्टैंड पोएट्री, एक चीज का होना बहुत जरूरी है, वो है आपका दिल टूटना। ओके। अगर आपको प्यार नहीं हुआ है और आपका दिल नहीं टूटा है, देन you will not be able to go into the depth of the poetry, because almost all the poetry relates to that। या फिर दिल टूटना, या फिर क्राइसिस इन लाइफ, you have to undergo some sort of crisis in your mind। तो ये वाली जो गजल है मिर्जा गालिब की, न था कुछ तो खुदा था, ना होता कुछ तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने में जो मैं ना होता तो क्या होता। ये बेसिकली प्यार के ऊपर तो नहीं है, लेकिन ये अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हुए, मतलब अपने एक शैतान को सामना करते हुए कुछ उसके ऊपर ये है जो उनकी है। तो उसका जो जवाब मैंने लिखा था वो बेसिकली, वो तो हालांकि मैंने लाइफ और प्यार दोनों को मिक्स करके लिखा। हालांकि मिर्जा गालिब इज मिर्जा गालिब, बट आई ट्राइड डूइंग व्हाट आई। नहीं नहीं, डेफिनेटली। एक आपका कह लीजिए कि बहुत से लोगों का रुझान शायर को सुनते रहने का होता है। आपने एक डायलॉग क्रिएट करने की कोशिश करी है, जो कि मुझे लगता है कि यूनिक एक्सप्रेशन है, और इस तरह के यूनिक एक्सप्रेशन को ही लोगों के बीच में लाने का हम लोगों का प्रयास रहता है MOPF टीवी के माध्यम से। और अलग अलग तरह के लोगों का जो एक्सप्रेशन है, स्पेशली जो जो अपने तरह का एक अनोखा होता है और उसकी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, उन सबको लोगों के बीच में लाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और हम
आशा करते हैं कि आपका ये काम जारी रहेगा और हम लोग फिर किसी क्रिएटिव पे आपसे फिर से रूबरू होंगे। और बाकी आप कुछ कहना चाहें? हम ये कहना चाहेंगे कि आपका ये जो बेसिकली इनिशिएटिव है ये बहुत ही अच्छा है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनको नॉर्मली कोई फोरम नहीं मिलता है, अनलेस एंड अनटिल यू रियली गो आउट आफ्टर पीपल कि मुझे कवर करो, मेरे बारे में बात करो। बट दिस इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म टू to bring out those hidden artists and people who deserve to be known. डेफिनेटली। और हम लोग इस प्रयास को जारी रखेंगे। आपकी जानकारी के लिए आप इस पूरे MOPF टीवी के टैलेंट ऑफ द मंथ के लास्ट टैलेंट हैं। 2020 में हमने जुलाई में शुरू किया था इसको, और यू आर द 12th टैलेंट इन द लिस्ट। That's nice. तो ये भी एक बड़ा अच्छा जर्नी है हमारी भी। और कहीं ना कहीं हम जुलाई में जो हमारे टैलेंट्स हैं, उन सभी टैलेंट्स के बीच में से एक टैलेंट ऑफ द ईयर भी हम लोग आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस में हैं, जिनके साथ हम लोग एक और क्रिएटिव बनाएंगे जो भी उसमें शीर्ष पद पे रहेंगे। तो ये सारी चीजें बहुत से पैरामीटर्स पे असेस करने के बाद उसको हम लोग करेंगे। बट ये एक थॉट है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और इस थॉट के साथ 1 साल पूरे होने को हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप हमारे इस 12 लोगों के लिस्ट में आप भी शामिल हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके आमिर। एंड थैंक यू सो मच आशीष। शुभकामनाएं आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, जो भी आप चीजें आगे कर रहे हैं, और जो एक नया सिस्टम, इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं आप रेडियो सेक्टर में आने वाले नई जनरेशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। ओके, टेक केयर, बाय। थैंक यू, बाय। तो ये थे हमारे आमिर साहब, और इस बार हमारे टैलेंट ऑफ द मंथ जून 2021। और इसी तरह हम और नए टैलेंट्स की खोज जारी रखेंगे। आने वाले नए वर्ष में नए टैलेंट्स की खोज जारी रहेगी, और इसी तरह हम लोगों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। ये पहला इंटरव्यू है जिसमें मैंने हेडफोन पहना है। कहीं ना कहीं आरजे का जो एक सिंबॉलिक है कि वो हेडफोन जरूर पहनता है। तो कहीं ना कहीं ये मेरी अप्रोच थी कि शायद ये मुझे एक माहौल देगा उनसे थोड़ा सा उनके स्तर पे आके बात कर पाने का। तो मैं चाहूंगा आप लोग ने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और हम लोग जुलाई में मुलाकात करते हैं एक नए टैलेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।